नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित एएलटी ग्रेड परीक्षा के लिए जीएस पेपर फर्स्ट, जिसमें 30 प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रैक्टिस सेट 19 है। इसके पहले 18 प्रैक्टिस सेट हल कराया जा चुका है। जो लोग नहीं दिखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। साथ में आप यूपी स्पेशल और करेंट अफेयर्स के भी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अनअकैडमी पे बीर रेजोल्यूशन बैच फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 4 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। तो जो लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसका डिटेल चेक कर सकते हैं। साथ में इसका फ़ीस आपको बता दें कि 8,415 रुपये इसका फ़ीस है। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्ज़ाम लर्नर, तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दें कि जो ऑफ़र अभी था 22% छूट वाला, वो 5 तारीख तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि 5 जनवरी तक कर दिया गया है। तो यदि आप 1 महीने से अधिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी पे, तो आपको 22% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप लोग इसका भी लिंक दे दिया गया नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसे भी जाके आप देख सकते हैं। और यदि रेफरल कोड हमारे यूज करेंगे आप एग्जाम लर्नर, तो 10% का एडिशनल भी डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया, इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें सी विकल्प सही होगा कि जानवरों को दर्द निवारक दवा का उपयोग। डिक्लोफिनेक सोडियम एक दर्द निवारक दवा है, जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में तथा बुखार के इलाज में किया जाता है। लेकिन जब डिक्लोफिनेक सोडियम के प्रयोग के दौरान पशु मर जाता है और उस मरे हुए पशु का मांस गिद्ध खा लेता है, तो 30 दिन के भीतर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन सा है? तो मुख्य प्रदूषक है कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन साइनाइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें पाई जाती हैं। साथ साथ में ही फार्मल्डिहाइड, एक्रोलीन और बेंजीन जैसे अस्थायी रसायन भी इसमें पाए जाते हैं। निकोटीन भी सिगरेट के धुएं में पाया जाता है, लेकिन इसकी मात्रा बहुत कम होती है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो है पश्चिम बंगाल में। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों और बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर और छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित हैं। तो राज्य में पूछा गया सर्वाधिक पश्चिम बंगाल हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो ए विकल्प यहाँ सही हो जाएगा, 0 कैलोरी। पानी कैलोरी फ्री आहार होता है, इसलिए एक गिलास पानी पीने से मिलने वाली कैलोरी की मात्रा 0 हो जाएगी। पांचवा प्रश्न है, आकाश का नीला रंग इस कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। हवा के कणों के द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के परिणाम स्वरूप आकाश हमें नीला दिखाई देता है। जब प्रकाश किसी कण से टकराता है, तो या तो वह उस कण के आर पार निकल जाता है अथवा उसके शिखर द्वारा परावर्तित या बिखरा दिया जाता है। सूर्य के प्रकाश का लाल अंश तो बिना अधिक प्रकीर्ण हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है, पर बैगनी, जामुनी एवं नीला ये प्रकाश हवा में मौजूद अणुओं आदि से प्रकीर्णित कर दिया जाता है। तो प्रकाश का प्रकीर्णन सही हो जाएगा यहाँ पे ए विकल्प। छठवां प्रश्न है, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? तो है अवतल दर्पण। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दंत विशेषज्ञ जिसे
जो है अवतल दर्पण यानी कि नतोदर जिसे कहा जाता है का उपयोग करते हैं। और अगला प्रश्न है गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि NAM का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो किया गया था बेलग्रेड में। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन 1961 में सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में आयोजित किया गया था और गुटनिरपेक्ष का सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। अगला प्रश्न है भीतरकनिका विश्व धरोहर स्थल भारत के किस राज्य में है ये? तो उड़ीसा में है। सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। भीतरकनिका उड़ीसा राज्य में स्थित एक मैंग्रोव स्थल और राष्ट्रीय उद्यान है। यह ब्राह्मणी और वैतरणी नदी के डेल्टा में विस्तारित है। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है पर्यावरणीय प्रभावों पर हानि कम करने हेतु विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों हेतु इको मार्क योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये शुरू किया गया था 1991 में। इको मार्क योजना 1991 ईस्वी में उपभोक्ताओं को ऐसे उत्पादों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु प्रारंभ की गई जिनका पर्यावरणीय प्रभाव कम हानिकारक हो। 10वां प्रश्न है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा 25। वर्तमान में भारत के विभिन्न राज्यों में 25 उच्च न्यायालय हैं। 25वां उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में स्थापित किया गया है। 11वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है यानी कि सेमीकंडक्टर है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा जर्मेनियम। जर्मेनियम तथा सिलिकॉन ये अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं। ऐसे पदार्थ के प्रत्येक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने समीप के परमाणुओं के एक एक संयोजी इलेक्ट्रॉन के सहयोग से सह संयोजक बंध की रचना करते हैं और पदार्थ क्रिस्टल का रूप ले लेता है। जर्मेनियम जो है ये आपका अर्धचालक हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही। 12वां प्रश्न कौन सा मिश्रित धातु है? तो यहाँ पे ई ऑप्शन सही होगा तांबा एवं टिन का। कांसे में करीब 88% तांबा होता है जबकि 12% इसमें टिन होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा हैजा। हैजा एक संक्रामक आंतशोथ है जो कि वाइब्रियो कैलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है। मनुष्यों में इसका संचरण इस जीवाणु द्वारा दूषित भोजन या पानी को ग्रहण करने के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। डी विकल्प सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। 15वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन से होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपको बता दें कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के ऐतिहासिक मामले में संविधान के 24वें संशोधन अधिनियम की विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इसमें उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 368 में व्यक्त संसद की संविधान संशोधन शक्ति की समीक्षा की और उच्चतम न्यायालय ने इस वाद में निर्णय दिया कि संसद को मूल अधिकारों सहित संविधान के संशोधन की पूर्ण शक्ति है, किंतु वह कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकता जिससे संविधान का मूल तत्व या उसका आधारभूत ढांचा नष्ट हो जाए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं। यदि ऑप्शन में रहता केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य तो सही हो जाता। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा PVN राव समिति। PV नरसिम्हा राव समिति का पंचायती राज संस्था से संबंध नहीं है और बाकी LM सिंधवी समिति हो गया, अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, इन सभी का संबंध है पंचायती राज संस्थाओं से। 17वां प्रश्न है डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? तो वह है BG तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880
ईस्वी में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी तथा 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई और इस संस्था के संस्थापकों में वीके चिपलुंकर, बीजी तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक एवं एम.बी. नामजोशी प्रमुख थे। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बीजी तिलक सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो वह थे सर तेज बहादुर सप्रू। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से वकालत करने वाले तेज बहादुर सप्रू थे और इस मुकदमे में बचाव पक्ष के वकीलों के समूह की अध्यक्षता भूला भाई देसाई ने की थी। 19वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? तो वह थे सर शंकरन नायर। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुए जघन्य हत्याकांड के विरोध में सी शंकरन नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि उन्होंने वापस लौटा दी थी। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ही ऑप्शन नाथुला दर्रा दिया गया अरुणाचल प्रदेश, तो ये आपका गलत है। नाथुला दर्रा है सिक्किम राज्य में। बाकी लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है, सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। पाल घाट दर्रा केरल में है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सतलज नदी। रावी हो गया, चेनाब एवं ब्यास, इन सभी नदियों का उद्गम स्थल भारत में है, जबकि सतलज नदी का उद्गम वह राकसताल झील जो कि तिब्बत में पड़ता है और एक कैलाश पर्वत के पास है जहाँ से इसका उद्गम होता है। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्कों पर संकर्षण एवं वासुदेव दोनों अंकित हैं? तो वह है अगाथोक्लीज। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हिंद यवन शासक मीनांडर के मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र स्ट्रैटो प्रथम अवयस्क था, अतः उसकी पत्नी अगाथोक्लीज ने शासन संभाला और अगाथोक्लीज के चांदी निर्मित सिक्कों पर संकर्षण यानी कि बलराम, संकर्षण का मतलब होता है बलराम, एवं वासुदेव दोनों के चित्र अंकित हैं। 23वां प्रश्न है, यहाँ पे मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो हड़प्पा सबसे पहले दिया गया है, तो यहाँ से समाधान R37 जो है प्राप्त हुआ था, एक हो जाएगा पहला। लोथल से जो है गोदी, तो यहाँ पे बी का हो जाएगा दूसरा। कालीबंगा से जुता हुआ खेत, सी का हो जाएगा चौथा। और मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति, तो डी का हो जाएगा तीसरा। 1 2 4 3, तो 1 2 4 3 आप देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में दीवान ए अमीर को ही विभाग निम्नलिखित में से किस से संबंधित था? तो ये कृषि से संबंधित है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य था कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि दीवान ए कोही विभाग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा, अमीर खुसरो। प्रसिद्ध फारसी कवि अमीर खुसरो ने निजामुद्दीन औलिया के यह शिष्य थे और इन्होंने दिल्ली सल्तनत में 7 सुल्तानों का काल देखा था और नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी या हिंदुस्तानी शैली की जन्मदाता अमीर खुसरो स्वयं को तूतीय हिंद यानी कि हिंदुस्तान का तोता कहते थे। अमीर खुसरो की रचनाओं का महत्वपूर्ण तत्व उनका भारतीय पर्यावरण के इर्द गिर्द रचनाओं का आविष्कार था, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था किस वर्ष? तो इनको दिया गया था 1913 में।
और साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो है मेहता, तैलंग और तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, केटी तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। तीनों ने मिलकर 1885 ईस्वी में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की? तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है और बंगाल में अंग्रेजी राज्य के स्थापित होने से तथा उसके कारण नई अर्थव्यवस्था के स्थापित होने से जमींदार, कृषक तथा शिल्पी सभी नष्ट हो गए थे। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की संस्तुति की थी? तो ये पहले भी बताया जा चुका है, ये ऑप्शन सही होगा, बलवंत राय मेहता समिति। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश जो है बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। समिति की सिफारिशों के आधार पर ही राजस्थान की विधानसभा ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, सर्वप्रथम पंचायती राज का शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत की गई थी। अंतिम प्रश्न है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है? तो बी ऑप्शन यहाँ सही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। वैश्वीकरण का अभिप्राय प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना है। वैश्वीकरण तभी संभव है जब ऐसे आदान प्रदान के मार्ग में किसी देश द्वारा अवरोध उत्पन्न न किया जाए और उन्हें कोई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था संचालित करे जिसमें सभी देशों का विश्वास हो और वह सर्वानुमति से नीति निर्धारक सिद्धांतों का निरूपण करे। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। तो दोस्तों ये था आपका LT ग्रेड एग्जाम के लिए GS फर्स्ट पेपर का 19वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले 18 प्रैक्टिस सेट हल कराए जा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपको बता दें कि अनअकैडमी पे बीड रेजोल्यूशन बैच फॉर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए 4 जनवरी से शुरू कर दिया गया है। तो जो लोग यूपी पुलिस एग्ज़ाम की जो है तैयारी करना चाहते हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ के अपनी तैयारी को कर सकते हैं। आप तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप इसका डिटेल चेक कर सकते हैं। साथ में इसका फ़ीस आपको बता दें कि 8,415 रुपये इसका फ़ीस है। यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्ज़ाम लर्नर तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सब्सक्रिप्शन लेते समय रेफरल कोड आप यूज ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद है आप जो है